Good morning to all of you. Myself Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start the effect and the reasons that affecting the ground wave propagation. The first effect is effect of curvature of Earth on ground wave propagation, and the second one is absorption losses. Next one is polarization of ground wave, tilting of waves like that. So first of all start effect of curvature of अर्थ ऑन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन या फिर सरफेस वेव प्रोपोगेशन या मीडियम वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन पे सरफेस का क्या इफेक्ट होता है? सरफेस स्फीयरिकल होता है। जब ट्रांसमीटर से बिलो 2 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल फ्रीली रेडिएट किए जाते हैं, प्रोपोगेट किए जाते हैं, यानी ग्राउंड वेव सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है तो हवा में रेडिएट करते हैं। जब सरफेस के नियर अबाउट पैरेलल में रेडिएट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की वजह से सरफेस के इनर पार्ट में यानी सरफेस के अंदर सेम एम्पलीट्यूड और अपोजिट पोलरिटी के सिग्नल्स इंड्यूस होते हैं, चार्जेज इंड्यूस होते हैं। और जब चार्जेस अपोजिट पोलरिटी के इंड्यूस होते हैं तो वो इस ग्राउंड वेव सिग्नल को उनकी स्पीड को कम कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं और उनको टेंस टू बेंड डाउनवर्ड द अर्थ, उनको मुड़ने पे मजबूर कर देते हैं। सिग्नल बेंड होना शुरू हो जाते हैं, सिग्नल की स्पीड को कम कर देते हैं और सिग्नल बेंड होते हैं, साथ में एटमॉस्फेयर सरफेस जो है अर्थ की वो भी बेंड होती जा रही है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है। सिग्नल आगे प्रोपोगेट करते हैं, आगे से आगे अर्थ की सरफेस में चार्ज इंड्यूस होते जाते हैं और जो अपोजिट पोलरिटी और इक्वल एम्पलीट्यूड के चार्जेज इंड्यूस होते जा रहे हैं वो अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को बेंड करते जाते हैं, उनकी स्पीड को कम करते जाते हैं और सिग्नल बेंडिंग कंटिन्यूसली टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस। और इस तरीके से सिग्नल अर्थ की सरफेस को, कर्वेचर को, स्फीयरिकल सरफेस को फॉलो करते हैं, उसकी तरफ मुड़ते जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द लॉसेस? लॉसेस इज दैट जो वेव कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंपोनेंट सरफेस के नियर अबाउट होते हैं तो उसकी जो अपोजिट पोलरिटी के जो चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं सरफेस में, वो उसको न्यूट्रलाइज करते जाते हैं। तो जो जो कंपोनेंट सरफेस के टच में आते हैं या बिल्कुल नियर अबाउट होते हैं, बिल्कुल पास में होते हैं सरफेस के, वो चार्जेज उसके अपोजिट पोलरिटी के जो चार्जेज इंड्यूस हुए हैं सरफेस में उससे न्यूट्रलाइज होते जाते हैं। तो ओवरऑल सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में, फ्यू टेंस ऑफ किलोमीटर्स के बाद में, वो सिग्नल में बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो ये फर्स्ट इफेक्ट होता है और इसमें फ्रीक्वेंसी का बड़ा रोल होता है। जैसा कि पहले बताया था, अगर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किए गए हैं, रेडिएट किए गए हैं हवा में, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हुई या फिर ज़्यादा बढ़ाते जाते हो 2 मेगाहर्ट्ज से, उस केस में उनका जो बेंडिंग एंगल है वो बिकॉज वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और वेवलेंथ अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो कम होती जाएगी, यानी वो सिग्नल्स बेंड नहीं होंगे, अर्थ की कर्वेचर को फॉलो नहीं करेंगे और वो सारे सिग्नल एटमॉस्फेयर में अटेन्यूएट होते जाते हैं और उनका अटेन्यूएशन जो रेट है वो 20 to 60 dB बढ़ जाती है। जैसा कि 3 मेगाहर्ट्ज के केस में अटेन्यूएशन 20 to 60 dB होता है, लेकिन 0.5 मेगाहर्ट्ज में ये जो अटेन्यूएशन है वो काफ़ी कम होता है। इसलिए 2 मेगाहर्ट्ज से बिलो के सिग्नल ही पास हो पाते हैं। सिग्नल अर्थ की कर्वेचर को फॉलो करते हैं और फॉलो करने का कारण बताया था कि अपोजिट पोलरिटी के सिग्नल इंड्यूस हो जाते हैं जो कि उनको बेंड करते रहते हैं। साथ में लॉसेस का कारण अर्थ का लीकी कैपेसिटर की तरह बिहेव करना भी है। लीकी कैपेसिटर का मतलब एक रेजिस्टेंस अगर एक कैपेसिटर के पैरेलल में लगा हो तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो एक लीकी कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस, यानी अर्थ एक प्योर कंडक्टर की तरह तो होता नहीं है, तो लीकी कैपेसिटर यानी एक कैपेसिटर और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, और
जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें जो भी पावर या जो भी करंट फ्लो होती है वो पावर लॉसेज दिखाती है, यानी और ऑल लीक कैपेसिटिव बिहेवियर ऑफ अर्थ, सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आर लॉस्ट एंड द ओवरऑल फील्ड स्ट्रेंथ एट रिसीवर इज डिक्रीजेज कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। दूसरा जो चीज़ होता है वो पोलराइजेशन का होता है। पोलराइजेशन ऑफ ग्राउंड वेव, जैसा कि मैंने बताया था, मीडियम, लोअर और वेरी लोअर फ्रिक्वेंसीज जो होती है वो ग्राउंड वेव में प्रोपोगेट की जाती है। और ये जो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होते हैं ये वर्टिकली पोलराइज करके, यानी एंटीना का जो ओरिएंटेशन होता है वो वर्टिकल होता है ग्राउंड में, ग्राउंड के ऊपर, और सिग्नल्स भी वर्टिकली पोलराइज किए जाते हैं। अब पोलराइजेशन का मीनिंग समझा देता हूँ। पोलराइजेशन का मीनिंग होता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है। और ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, यानी जहाँ जिस डायरेक्शन में सिग्नल मूव कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शंस में, और वो भी 90 डिग्री पे एक दूसरे से ऑर्थोगोनली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वर्टिकली पोलराइज कहलाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की डायरेक्शन अगर अर्थ के पैरेलल में हो यानी हॉरिजॉन्टल हो तो हॉरिजॉन्टली पोलराइज सिग्नल कहलाएगा। बिकॉज अगर हॉरिजॉन्टली पोलराइज सिग्नल होगा और सिग्नल अर्थ के बिल्कुल पैरेलली मूव करता है, बिल्कुल पास में मूव करता है, उसकी कर्वेचर को फॉलो करते हुए मूव करता है, तो इस केस में सिग्नल कुछ डिस्टेंस के बाद में टोटली लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट पोलरिटी और इक्वल मैग्नीट्यूड के सिग्नल जब अर्थ के सरफेस में इंड्यूस होंगे और सिग्नल को जब ज़्यादा टच में होगा, हॉरिजॉन्टली पोलराइजेशन का मतलब पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और वो जब ज़्यादा टच में होगा तो ज़्यादा चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। सो इट इज़ द पोलराइजेशन इफेक्ट ऑन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। बेंडिंग होने से, सिग्नल के कंटिन्यूसली बेंडिंग होने से जो वर्टिकली पोलराइज सिग्नल होते हैं उनकी डायरेक्शंस धीरे धीरे वेरी करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट स्लाइंट होने लगते हैं, टिल्ट होने लगते हैं, यानी झुकने लगते हैं। पहले एकदम अर्थ से 90 डिग्री पे थे, अब 90 डिग्री से कुछ एंगल उसका कम होने लगता है, फिर वो स्लाइंट होने लगते हैं, टिल्ट होने लगते हैं, और आगे जब काफ़ी डिस्टेंस प्रोपोगेट करने के बाद उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अर्थ के पैरेलल होने लगती है, और जब अर्थ के पैरेलल जो ओरिएंटेशन होने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फिर उनका अटेन्यूएशन, उनका न्यूट्रलाइजेशन बढ़ता जाता है और सिग्नल ही फाइनली लॉस्ट हो सकते हैं। जब सिग्नल फाइनली लॉस्ट हो सकते हैं, दैट डिसाइड द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये डिसाइड करता है, ये सारे लॉसेज डिसाइड करते हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बिटवीन में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, और इस प्रोपगेशन में ये लो डिस्टेंस पे यानी फ्यू टेंस ऑफ किलोमीटर तक ही सिग्नल ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो ये वेव टिल्टिंग कहलाता है पोलराइजेशन इफेक्ट, क्योंकि 90 डिग्री पे आप सिग्नल को छोड़ते हो, लेकिन काफ़ी बिकॉज अर्थ की कर्वेचर को सिग्नल फॉलो कर रहा है, तो एक सम डिस्टेंस के बाद में वो टिल्ट होने लग जाते हैं कंपोनेंट की जो और अर्थ के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होने लग जाता है, धीरे धीरे वो पैरेलल होने लग जाते हैं, और जब पैरेलल सिग्नल जैसे होते हैं तो वो ज़्यादा लॉसेज होते हैं उसमें और एब्जॉर्ब हो जाते हैं अर्थ के सरफेस में। तो ये अनदर इफ़ेक्ट हुआ। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन भी एक फैक्टर होता है जो भी सिग्नल्स को लॉस्ट करता है। फ्रिक्वेंसी लॉसेज होते हैं 2 मेगाहर्ट्ज़ से अगर ऊपर के सिग्नल जो छोड़ते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लॉसेज होते हैं। तो इस तरीके से ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में ये जो फैक्टर्स हैं इनको कंसीडर किया जाता है, उनको ध्यान में रखा जाता है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, दीज आर द एप्लीकेशंस: AM, FM टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, वन वे कम्युनिकेशन। एंड इन सभी में एक चीज़ देखा गया है कि एप्लीकेशंस लो डिस्टेंस के लिए है। अगर लो डिस्टेंस कवरेज करना हो, लो डिस्टेंस ब्रॉडकास्ट करना हो, लोकल ब्रॉडकास्ट जिसे कहते हैं, तो उसमें AM मोस्टली यूज किया जाता है।
Ground wave propagation find application in various fields like television signal broadcasting, target detection in military purpose, radio signal transmission, and such all application required a distance of operation in local range. Now, advantage and disadvantage of ground wave propagation. These are advantage of ground wave propagation. क्या क्या advantage होते हैं? These wave have the tendency to bend around the corners and obstacles during propagations, which make them more efficient, and also these are not affected by the change in the atmospheric conditions. 2 मेगाहर्ट्ज से अबव के सिग्नल एटमॉस्फेरिक कंडीशन से चेंजेज होते हैं, लेकिन ये सिग्नल नहीं होते. हाँ, ये सिग्नल पाथ के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं. पाथ का मीनिंग हो गया कि ग्राउंड सरफेस से जो ऊपर जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें हिल्स आ रही है, माउंटेन्स आ रही है, तो सिग्नल के पाथ वेरी करते हैं और फिर ओवरऑल जो सिग्नल्स इनसे टकराते हुए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रिसीविंग एंड पे पहुंचते हैं, तो उनकी ओवरऑल फेज क्या होती है. अगर फेज सबकी एक जैसी हुई तो वो जुड़ जाते हैं, और फेज अगर अपोजिट हुई तो वो माइनस हो जाते हैं. तो यहाँ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में सिग्नल पाथ ये वेरी करता है, उससे सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी हो सकती है. लेकिन एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कभी बादल हो रहे हैं, कभी रेनी एटमॉस्फेयर हुआ, कभी वेदरी कंडीशन कुछ चेंज हुई, तो उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो इसमें नेग्लिजिबल होते हैं. वो 2 मेगाहर्ट्ज से अबव के सिग्नल में होते हैं. डिसएडवांटेज क्या क्या है? एक तो हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल काम में नहीं लिए जा सकते, और डिस्टेंस काफ़ी कम होती है. एडी करंट लॉसेज भी ज़्यादा होते हैं, अर्थ में चार्जेज इंड्यूस हो जाते हैं. तो ये सारे लॉसेज होते हैं, इनको ध्यान में रखना होता है. थैंक यू.